ने जो कहानी मुझे कीरत सिंह की मौत के बारे में सुनाई थी, उससे चंदन और सरपंच सुरेंद्र सिंह का इस हादसे में हाथ साफ मालूम पड़ रहा था। लेकिन सिर्फ इस बिना पर उनकी पूछताछ करना अनिवार्य नहीं था। मैं जानना चाहता था कि पिछले एसएचओ ने कीरत सिंह की मौत की फाइल क्लोज की या नहीं। इसीलिए मदन सिंह के जाने के बाद मैंने साठे से पूछा, साठे, कीरत सिंह का केस जब हुआ था तब तुम भी तो यहीं होगे, है ना? तो उसकी मौत की तहकीकात में तुम भी शामिल होगे? वो मैं साहब, मेरे एक रिश्तेदार की शादी थी, तो उन दिनों उसके लिए एक हफ्ते की छुट्टी लेकर मैं शहर गया था। ये सब इसी बीच हुआ, बल्कि कीरत का अंतिम संस्कार भी मेरे आने से एक दिन पहले हो चुका था। ओह, ऐसी। तुमने तो कहा था कि पटाखे जलने के बाद सारी फाइल्स जल गई थी, तो क्या कीरत सिंह की फाइल भी उसमें थी? शायद। अरे नहीं साहब, जब मैं गांव गया था तब इस पाटिल ने कंप्लेंट नोट करके एफआईआर बनाई थी। क्यों रे पाटिल? हाँ साहब, मेरे पास उस समय का एफआईआर रजिस्टर है, क्योंकि साठी के जाने के बाद मैंने अलग डायरी में एफआईआर नोट करके उसे अलमारी में रख दिया था, स्टोर रूम में नहीं। चलो शुक्र है, लाओ लाओ वो फाइल लाओ जल्दी। हाँ, अभी लाता हूँ साहब। ये लीजिए साहब। ये एफआईआर कौन सी तारीख का है? अक्टूबर महीने की होंगी, साल 2015। मिल गई। कीरत सिंह, मौत 25 अक्टूबर 2015, उम्र 34 साल, शादीशुदा, और लाश को गांव के तालाब से बरामद किया गया। फोरेंसिक में मरने वाले के फेफड़ों में दारू की अधिक मात्रा पाई गई और शरीर पर किसी मानहानि के निशान भी नहीं पाए गए। निष्कर्ष ये लगाया गया कि मौत दारू पीकर तालाब में डूबने से हुई और कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं मिला। मरने वाले की पत्नी उर्मिला ने इस बात की पुष्टि की कि कीरत सिंह को दारू की लत लग गई थी और अक्सर शाम के समय वो तालाब किनारे बैठकर दारू पिया करता था, और उर्मिला को कीरत सिंह की हत्या होने का कोई शक नहीं है और ना ही उसने कीरत सिंह की किसी के साथ दुश्मनी होने की बात कही। आखिर वो क्यों बताएगी कि कीरत और चंदन के बीच में लड़ाई हुई थी? उर्मिला को तो बस अपनी जमीन बेचने से मतलब रहा होगा। तो अब हम क्या करें? इस चंदन से पूछताछ करनी है तो किस आधार पर करें? साठे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे एक तरीका पता था चंदन के पास जाने का। एक तरीका था कि अगर मोहन चंदन के लड़कों द्वारा उस मारपीट की कंप्लेंट दर्ज कर दे। मुझे याद है कि मेरी बीवी आरती के जाने के बाद से मैंने और मोहन ने कभी आमने सामने बैठकर ढंग से बात नहीं की, और मोहन से मदद तो मैं बिल्कुल मांगना नहीं चाहता था। और फिर मुझे मदन सिंह की वो बात याद आई जब मोहन ने उन लड़कों को थप्पड़ मारा था जिन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। तो जब मोहन मेरे लिए इतना कर सकता है तो मुझे भी उससे मदद मांगने में कोई हर्ज तो नहीं होना चाहिए। यही सोचकर मैं घर के लिए रवाना हूं। अरे विजय, तू इतनी जल्दी? हाँ अम्मा, वो मोहन से बात करनी थी। है कहाँ वो? सो रहा है क्या अभी भी? तू मोहन से मिलने आया है? क्यों रे, अपने छोटे भाई की फिक्र हो रही थी? जितना पूछा है उतना जवाब दो ना अम्मा। कहाँ है, कहाँ वो? अंदर है, आजा। देख मोहन, विजय आया है तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? तुमने बताया नहीं तुम्हें किसने मारा? अरे आपने पूछा ही नहीं, बस मदन सिंह से मिलकर निकल गए। तो अब पूछ रहा हूं ना, बताओ किसने मारा तुम्हें? वो पेड़ पे आम तोड़ने के लिए चढ़ा था, उसकी टहनी टूटी और गिर गया। अब जाइए और जाके आम के पेड़ पर कार्रवाई कीजिए और पूछिए कि उसने मुझे क्यों गिराया। बकवास मत करो मोहन, मैं जानता हूं कि सरपंच के बेटे चंदन और उसके लड़कों ने तुम्हें मारा। अरे भाई, जब मैं खुद बोल रहा हूं कि आम के पेड़ से गिर गया था तो क्यों बात बढ़ा रहे हो? समझ गया, डरते हो तुम उससे, है ना? या फिर उसकी चाकरी करते हो?
तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इन गुंडों में और ताकत आती है मोहन। एक पुलिस अफसर के भाई होकर भी तुम भीगी बिल्ली की तरह यहां बैठे हो। विजय छोड़ उस बात को। सुना नहीं मदन सिंह ने क्या कहा था? बड़े लोग हैं वो, और हमें भी न जाने कितने दिन और इस गांव में रहना है। अम्मा, शर्म आनी चाहिए आपको। एक पुलिस अफसर की मां होकर ऐसा सोचती हो। और तू नहीं फाइल करेगा ना चंदन के खिलाफ कंप्लेंट? मरो फिर। एक शर्त पे फाइल करूंगा कंप्लेन। शर्त? कैसी शर्त? आप आरती भाभी से एक बार बात कर लो। क्या कह रहा है मोहन? वो कल मुही खुद घर छोड़कर गई थी ना। वो मर चुकी है हमारे लिए, समझा? अरे अम्मा तुम चुप रहो। और भाई, तुम अम्मा से पूछते रहते हो ना कि मैं कहाँ भटकता हूँ। तो मैं मिलने गया था भाभी को उनके गांव, और अब आरती भाभी पहले जैसी नहीं रही। खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया है उन्होंने। न सजना न संवरना, लेकिन आपके नाम का मंगलसूत्र अभी भी है उनके गले में। अरे उनके माँ बाप और भाई उनका रिश्ता कहीं और कराना चाहते हैं, लेकिन भाभी आपको छोड़ने के लिए नहीं तैयार है। अब ना तो वो आपसे बात करने की पहल कर रही हैं और ना तो आप। तो बस यही शर्त है मेरी कि आप उनसे एक बार बात कर लो। मोहन, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आम का पेड़ ही जिम्मेदार रहेगा मेरी हालत के लिए। इसमें अम्मा भी खुश और आपका स्वाभिमान भी खुश। अरे लाओ अम्मा, दवाई पिला दो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मोहन आरती से मिलने जा सकता है, लेकिन वो हमें मिलाने की कोशिश में क्यों लगा था, जबकि वही हमारी जुदाई के लिए जिम्मेदार था। जरूर वो फिर से कोई नया खेल खेलने के मूड में था। खैर, चंदन तक पहुंचने में मुझे और वक्त लगने वाला था, और तब मुझे चंदन से ज्यादा राहुल की तलाश थी। करीब दोपहर का समय हो चला था और मैंने देखा कि पुलिस स्टेशन जाने वाले रास्ते पर एक करीब 70 साल का व्यक्ति सड़क किनारे बेहोश पड़ा था। मैंने फौरन अपनी मोटरसाइकिल रोकी और उसे अपने पीछे बिठाकर पुलिस स्टेशन ले आया। अरे ये कौन है साहब? पता नहीं कौन है, रास्ते पर पड़ा था। होश में लाने की कोशिश करो इसे। अरे ओ काका उठो, अरे उठो, पुलिस स्टेशन है ये, उठो। क्या मैं यहाँ कैसे आया? अरे काका, तुम रास्ते पर पड़े थे। क्या हुआ, चक्कर आ गया क्या? ये लो पानी पियो और घर जाओ, आराम करना जाकर। कैसा आराम हवलदार साहब? कोई मतलब है इस जिंदगी का? क्या हुआ काका, तुम बहुत परेशान लगते हो। हाँ, सिर्फ तकलीफ ही लिखी है जिंदगी में। इस उम्र में भी काम करना पड़ता है, और कोई कमाने वाला भी तो नहीं है घर में, और ऊपर से बीवी हर वक्त बीमार रहती है। वो भी कुछ दिन बाद स्वर्ग सुधर जाएगी, फिर बस मैं अकेला। काका, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है क्या? एक बेटा था, बड़ा ही होनहार था। बीकॉम किया था उसने, टॉप किया था, और एक अच्छी नौकरी भी लगी थी उसकी। यही पास के बिसपुर गांव में नौकरी करता था। अब कहाँ है वो? मर गया वो। अपने पिता को अकेला छोड़ के चला गया मेरा विनोद। विनोद का नाम सुनकर मेरा दिमाग दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगा। क्या उनका बेटा वही विनोद था जिसकी लाश खेत से बरामद की गई? लेकिन अगर उसकी लाश की असलियत के बारे में कोई नहीं जानता था, तो ये इंसान ये दावे के साथ कैसे कह सकता था कि विनोद मर चुका है? मैंने फौरन उसकी पूछताछ करनी शुरू की। चाचा देखिए, रोइए मत। कैसे मरा आपका विनोद, और कब हुई उसकी मौत, और उसकी लाश कहाँ है? पता नहीं कैसे मौत हुई उसकी। एक दिन सुबह काम पे गया और वापस ही नहीं लौटा। मेरे पास उसके बॉस का नंबर भी नहीं था, और ना तो जहां वो काम करता था उसका पक्का एड्रेस पता था। तो फिर आपको किसने बताया कि वो मर गया है, और कब हुआ ये सब? इस बात को करीबन 2 साल हो चुके हैं साहब। क्या बात कर रहे हो काका, 2 साल हो गए? और आपको किसने बताया कि वो मर गया? पुलिस ने। मैंने विनोद के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी
जिसके बाद 2 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर तीसरे दिन मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पुलिस ने बताया कि विनोद एक बस दुर्घटना में मर गया। ये खबर सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तो क्या आपने उसकी लाश को देखा है? लाश तो देख नहीं पाया। पुलिस ने कहा कि विनोद अपने ऑफिस के काम से नागपुर के लिए जा रहा था और उसके बस की दुर्घटना हुई जिसमें लगभग सारे सवारी मारे गए और किसी भी लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। हाँ हाँ, याद आया। 2 साल पहले नागपुर जाने वाली बस का हादसा हुआ था, लेकिन पुलिस को यह किसने बताया कि विनोद उस बस में था? विनोद के बॉस ने उन्हें बताया। और क्या नाम है उसके बॉस का और कहाँ रहता है वो? यहीं समस्तीपुर में ही रहते हैं उसके बॉस। यहाँ के सरपंच सुरेंद्र सिंह के लिए काम करता था वो। ओह, तो क्या पुलिस ने केस क्लोज कर दिया? जी। साठे, जरा मेरी टेबल पर आओ। हो साहब। हमारा चंदन और सरपंच पर शक सही था। उन दोनों ने ही मारा होगा विनोद को। लेकिन साहब, ये तो बोल रहा है विनोद एक्सीडेंट में मरा। क्या तुमने उसकी लाश देखी या क्या उसके पिता ने उसकी लाश देखी? नहीं ना। उस बस का एक्सीडेंट होना एक इत्तेफाक था और खूनी ने इस इत्तेफाक के साथ विनोद की कहानी को जोड़कर उसका दी एंड कर दिया। सर, लेकिन हम ये कैसे कह सकते कि यही हमारे वाले विनोद का बाप है? एक ही तरीका है, वो कंकाल अभी भी लेबोरेटरी में है ना, उसका और इनका डीएनए मैच करो अभी। हो साहब। आई एम श्योर साठे कि वो कंकाल इसी विनोद का है। अरे कौन है उधर? साठे जी, अभी देखता हूं। कोई भी तो नहीं है साहब बाहर। अरे ठीक से देखो, मुझे लगा कि कोई तांझा कर रहा है पुलिस स्टेशन में। देख लिया साहब, कोई नहीं है, बस एक बिल्ली बैठी है बाहर, शायद वही होगी। मैं उन फॉरेंसिक वालों को फोन करता हूं। साठे ने उसी वक्त फॉरेंसिक वालों को खबर कर दी और उनके एक डॉक्टर को पुलिस स्टेशन बुला लिया, जहां वो विनोद के पिता का डीएनए सैंपल ले सके। इस सब में पूरा दिन बीत गया। मैं आश्वस्त था कि यह कंकाल उसी विनोद का होगा और इसके बाद यह केस बहुत ही तेज गति से सुलझ जाएगा। जैसे ही फॉरेंसिक डॉक्टर विनोद के पिता से उनका डीएनए सैंपल लेकर चला गया, मैंने सबके लिए चाय मंगाई। एक राहत की सांस ली। कुछ पलों के लिए मेरे दिमाग में मोहन की कई बातें घूमने लगी। अब आरती भाभी पहले जैसी नहीं रही। खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया है उन्होंने। न सजना न संवरना, लेकिन आपके नाम का मंगलसूत्र अभी भी है उनके गले में। अरे उनके माँ बाप और भाई उनका रिश्ता कहीं और कराना चाहते हैं, लेकिन भाभी आपको छोड़ने के लिए नहीं तैयार है। अब ना तो वो आपसे बात करने की पहल कर रही हैं और ना तो आप। आरती को लेकर जो भी मोहन ने मुझे बताया, उसे सुनकर मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। मैंने अपना सारा गुस्सा भुलाकर उसको फोन करने के लिए फोन उठाया ही था कि तभी मेरे फोन पर फोरेंसिक टीम से कॉल आया। हेलो हेलो इंस्पेक्टर विजय, मैं डॉक्टर नितिन मिश्रा बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? जी वो हेलो डॉक्टर मिश्रा, बताइए ना क्या हुआ। विनोद का कंकाल गायब हो गया है। व्हाट? कैसे हुआ ये? और क्या वहां कोई गार्ड वगैरह नहीं है क्या? था सर, लेकिन वो बेहोश पड़ा है। मैंने चेक किया, उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया है। ब्लडी हेल! देखिए, आप उसे उठाने की कोशिश कीजिए, हम अभी वहीं आ रहे हैं। साठे! क्या हुआ सर? विनोद का कंकाल चोरी हो गया है। मैंने कहा था ना तुम्हें, खिड़की के पास कोई तो है जिसने हमारी बातें सुन ली। लेकिन साहब, वहां कोई नहीं था। कोई था साठे, जो नहीं चाहता कि हमें विनोद की सच्चाई का पता चले। जल्दी चलो, हमें फोरेंसिक लैब पहुंचना है। सर, अगर किसी ने वो कंकाल चुराया है और वो नहीं चाहता कि डीएनए टेस्ट हो जाए, तो फिर वो इंसान कंकाल को जल्द से जल्द नष्ट करने की कोशिश करेगा। और फॉरेंसिक लैब यहाँ से 3-4 घंटे की दूरी पर है और इतनी रात गए हम जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें पहुंचना ही होगा साठे, वरना ये केस हाथ से निकल जाएगा। फिर ना तो विनोद को, ना तुम्हारे बटुकनाथ बाबा को इंसाफ मिल पाएगा। फिर तो एक ही रास्ता है साहब, जंगल का रास्ता। जंगल का रास्ता? मतलब?
मतलब यहाँ से शहर पहुँचने का जो मेन रोड है वो जंगल के बाहर का रास्ता है, लेकिन जंगल के भीतर से जो कच्चा रास्ता जाता है वहाँ से सिर्फ 45 मिनट में हम शहर पहुँच सकते हैं। लेकिन वो रास्ता नक्सली एरिया के अंडर आता है, वहाँ जान का रिस्क बहुत है साहब। तो बंदूक ले लो साठे, आज जो भी सामने आएगा उसको उड़ा देंगे। वो कंकाल हाथ से जाना नहीं चाहिए। रुकना बिल्कुल मत, समझे? रुकना कौन चाहता है साहब? साहब, ये इतना बड़ा पत्थर रास्ते में जरूर नक्सलियों ने रखा होगा। इसके आगे जाएंगे तो खतरा बढ़ जाएगा साहब। अच्छा एक काम करो, गाड़ी की हेडलाइट बंद करो और धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। चलो। हो साहब। साहब, ये बंदूक की गोली। आवाज धीमी, सर छुपा लो अपना। एक और गोली चलेगी, गोली चलते ही जोर से चीखना जैसे गोली तुम्हें लगी है। ओके? हो साहब। अब धीरे धीरे शांत हो जाओ। उन्हें लगना चाहिए कि तुम्हारी मौत हो गई है। शाबाश। अब जैसे ही पत्तों की सरसराहट सुनाई दे वैसे ही फुल स्पीड में गाड़ी निकाल लेना, समझ गए? भगाओ साठे। रुकना नहीं साठे, रुकना नहीं, भगाते रहो। भगाओ साठे, और तेज, और तेज। उस अंधेरी रात में अंधेरे का फायदा उठाकर हम आखिर उस जंगल से निकलने में कामयाब हो गए। जो तरकीब मैंने उस दिन लड़ाई थी उसे न तो पहले आजमाया था और ना मुझे कोई विश्वास था कि वो काम करेगी, लेकिन वहां से निकलकर आना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। थोड़ी ही देर में मैं और साठे फोरेंसिक बिल्डिंग के बाहर पहुंचे। इंस्पेक्टर विजय, यहाँ पर। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? कुछ पता चला उस कंकाल का? हमने यहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, उन्होंने छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन किसने चुराया हो सकता है ये? कोई लीड, कुछ, कोई अंदाजा? जी हाँ, हमारी सीसीटीवी में चोर की तस्वीर कैप्चर हुई है। क्या? दैट्स ग्रेट, दिखाइए मुझे। आइए। डॉक्टर मिश्रा के संग मैं सिक्योरिटी कैबिन में दाखिल हुआ, जहां मेरे संग लोकल पुलिस का एक कांस्टेबल भी मौजूद था। वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने बिल्डिंग के पीछे का फुटेज प्ले किया और उस फुटेज में ठीक 7:13 पर जो दृश्य दिखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस वीडियो में एक औरत लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी और उसने विनोद का कंकाल अपनी गोद में उठाया हुआ था, जिसे देखकर मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, ज्योति।